नमस्कार दर्शकों, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा और दूरदर्शन बिहार के इस बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। दर्शकों, कहते हैं इंसानियत व्यक्ति को इंसान बना देती है। मेहनत और लगन व्यक्ति के सभी मुश्किलों को आसान बना देती है। यूं ही नहीं जाते हम मंदिरों में मत्था टेकने, क्योंकि वो आस्था इन पत्थरों को भी भगवान बना देती है। जी हाँ दर्शकों, ऐसा कहते हैं कि यदि हम हमारे मन में आस्था रखते हैं और खुद पर सबसे बड़ी बात विश्वास यदि रखते हैं, तो कोई भी स्थिति, कैसी भी सिचुएशन यदि आती है, हम उन सभी परिस्थितियों से बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही सफलतापूर्वक, सरलतापूर्वक निकल जाते हैं। जी हाँ दर्शकों, इस नए सुबह की शुरुआत हुई है। इस नए सुबह में बेहद ही ज़रूरी है कि आप एक नया संकल्प लें। नया संकल्प ऐसा कि अब आप खुद पर विश्वास रखेंगे, खुद के कर्मों पर विश्वास रखेंगे, और ऐसे करने से आगे आपने जो भी लक्ष्य साध रखे हैं, वो सभी लक्ष्यों को आप बहुत ही सरलतापूर्वक हासिल कर सकेंगे। चलिए दर्शकों, अब आप सभी को हम बताते हैं कि क्या है आज के सुविचार में। चलिए दर्शकों, हम और आप देखते हैं आज का सुविचार। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। हम आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम के इस खास अंक में हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं आज एक बेहद ही खास मेहमान के साथ। तो चलिए दर्शकों, हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान। आपको बता दूं कि आज हमारे समक्ष जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, ये एक बेहद ही खास व्यक्ति हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रेरा, यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अध्यक्ष नवीन वर्मा। तो चलिए दर्शकों, हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम बिहार बिहान में। थैंक यू। नवीन जी, आगे बढ़ेंगे, हम बहुत सारे सवालों के जवाब लेंगे आपसे, मगर जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया रेरा, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि रेरा कब गठित हुआ और किस उद्देश्य के साथ इसका गठन किया गया था। ये रेरा जो हम लोग आमतौर पर बोलते हैं, वो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, सबने बताया, ये एक केंद्रीय अधिनियम के तहत गठित हुआ है सभी राज्यों में। ये अधिनियम तो पारित हुआ 2016 में, मार्च में, लेकिन ये एक्ट जो फोर्स आया है 2017 में। तो उसके बाद सभी राज्यों में लगभग गठित हुआ, बिहार में गठित हुआ। और सर्वप्रथम तो जो प्रधान सचिव थे नगर विकास विभाग के, वही चला रहे थे। बाद में पूर्णकालीन गठन 2018 में हुआ बिहार में। शुरुआती दौर पे अध्यक्ष अफजल अमनुल्लाह साहब थे, उन्होंने इसको, और उनके साथ सदस्य लोग थे, उन्होंने इसको नींव रखी जी। और उसी आधारशिला पर मैं पिछले 5-6 महीने से काम कर रहा हूँ। तो रेरा का उद्देश्य अगर देखा जाए तो बेसिकली दो तरह का माना जाए। एक तो मुख्यतः है कि जो उपभोक्ता के हितों का संरक्षण के लिए, जो रियल एस्टेट सेक्टर में जो लोग ज़मीन खरीदते हैं या मकान खरीदते हैं, उनकी परेशानियों को देखते हुए और इस पूरे सेक्टर में पारदर्शिता लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए प्रयास किया गया है। साथ ही ये प्रयास है कि सेक्टर ग्रो करे। तो एक समझिए एक तरह का तराजू है, हम लोग बैलेंस कराते हैं इंटरेस्ट ऑफ प्रमोटर्स जो बिल्डर हो गए और अलॉटीज जो बायर हो गए। हमारे इस अधिनियम में यही शब्द यूज़ किया जाता है। प्रमोटर हो गए बिल्डर और अलॉटी हो गए जो बायर हाँ, जो खरीदार हैं। बिल्कुल। तो ये दोनों के जो हितों को देखते हुए सेक्टर कैसे ग्रो करे, ये हम लोग प्रयास करते हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि समाज की मदद किस प्रकार से रेरा करता है। देखिए, ये रियल एस्टेट सेक्टर अगर पहले देखा जाए, रेरा का पहले जी। तो एक बड़ा सेक्टर में बहुत ट्रांसपेरेंसी नहीं था, लोग जानते नहीं थे लोग क्या करना है। हमें मकान खरीदना है तो अब उतना जानकारी के अभाव में बिल्डर ने जो बनाया एग्रीमेंट वो साइन कर दिया हमने, उसने जो शर्त लगाया पेमेंट का वो कर दिया हमने। उस पैसे का फिर वो बिल्डर साहब कभी कभार दुरुपयोग कर लिया, कहीं और डिबेट कर दिया। कई मामले आते हैं, आपसे अखबारें पढ़ती होंगी, दिल्ली में, हर जगह, पूरे कंट्री में, कि पैसा लोग को दे दिया, मकान बना नहीं। तो ये सब को दूर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया कि अगर आप मकान लेना चाहते हैं तो क्या क्या आपको देखना है। और बिल्डर के लिए है कि अगर आप
बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो क्या क्या आपको देखनी है, आपको आपके लिए क्या जवाबदेहियाँ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस एक्ट में एक मॉडल बना दिया गया है एग्रीमेंट, कि अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं खरीदने के लिए तो आम तौर से उस बिल्डर को उसी को फॉलो करना है। तो बिहार सरकार ने बिहार में रूल्स बनाए हुए थे, रेरा एक्ट एक तो सेंटर हो गया, एक बिहार रेरा रूल्स भी है 2017 में, उसमें बना हुआ है फॉर्मेट कि अगर आप मकान खरीद रहे हैं या प्लॉट खरीद रहे हैं तो क्या क्या उसमें अंकित रहेगा वो भी इसमें लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो पहले जैसा नहीं है कि भाई आपने कह दिया कि मकान आपको 60% एडवांस दे दीजिए, पहले कभी ऐसा भी हुआ है। अब जैसे है कि आपको 10% ही एडवांस देना है और फिर धीरे धीरे करके करना है। बिल्कुल, एक नियम तय किए हाँ, जा चुके हैं, एक नियम निर्धारित हाँ, किए जा एक तरह चुके से हैं। मॉडल मापदंड बन गया है कि भाई इस मापदंड। मानदंड से आप चलिए बिल्कुल तो बिल्कुल उसमें दोनों को फायदा होगा। बिल्कुल। इससे जैसा कि अभी आपने कहा नवीन जी कि एक पारदर्शिता लाने का जो काम है ये साफ तौर पर देखने को मिलता है यदि ऐसा मापदंड तय कर दिया जाता है जी, रेरा के हाँ। तरफ से। तो इसके साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि अभी हमने बात की बायर्स और बिल्डर्स की, जी। यानी कि खरीदार और जो बिल्डर्स होते हैं उसकी, जिसका आपने अभी बताया प्रमोटर्स और लॉटी और लॉटी और अलॉटी आप लोग बताते हैं। तो इन दोनों की मदद एक साथ रेरा किस प्रकार से करता है? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कानून जो बनी है उस कानून में एक सेक्शन दिया हुआ है जिसमें इसका शीर्ष है बिल्डर पर, प्रमोटर का ऑब्लिगेशंस क्या है और ड्यूटीज़ क्या है। जी उसके बाद का सेक्शन है जिसमें अलॉटी का ऑब्लिगेशन ड्यूटी क्या है। जी। तो सबसे हालांकि- पहले हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल प्रमोटर्स के बारे में हमें बताएं, अच्छा, बिल्डर्स के बारे में बिल्डर हम के बारे जानकारी दें। तो बिल्डर के बारे में पहला तो है कि कोई अगर बिल्डिंग में कोई इस सेक्टर में आ रहे हैं या काम कर रहे हैं, ये तो एक्ट पुराने वालों के लिए भी था कि अगर कोई नई परियोजना है या ऑनगोइंग परियोजना जो चल रही है, दोनों को हमारे एक्ट में निबंधन कराना है। जी तो निबंधन मतलब है कि वो अपना कागज देंगे, कुछ फॉर्मेट देने हैं हमको, कुछ अप्लाई करना है उनको उसके बाद वो निबंधित हो जाएंगे। तो ये दोनों के लिए लागू है, जैसे मैंने बताया, जो नए जो नए आएंगे, जो काज कर रहे हैं अभी से। तो हम लोग का ये प्रयास है कि सभी लोगों को ये इसमें इस निबंधन की प्रक्रिया में लाया जाए। और सबसे मैं तो अनुरोध करूंगा जो दर्शक हमारे हैं, जो उसमें अगर कोई बिल्डर हैं, उन्होंने अभी तक नहीं कराया निबंधन तो अभी भी करा लें, बिल्कुल क्योंकि निबंधन नहीं कराए के बिना कानून में आपको घर बेचना अलाउड नहीं है। बिल्कुल। जैसा कि अभी आपने बताया कि अगर उन्होंने निबंधन नहीं कराया है तो निबंधन करा लें, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या सभी निर्माण योजनाएं जी, जितनी भी सारी हैं उन्हें रेरा में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है? नहीं, सभी को नहीं। इसमें ऐसा है कि ये तो बताया कैसे कि ये एक्ट प्रमोटर के लिए है। तो यानी अगर मैं अपने लिए बना रहा हूँ मुझे मतलब नहीं है, मैं अगर बना रहा हूँ बेचने के लिए जी तब इस एक्ट आता है। लेकिन इसमें एक प्रावधान दिया हुआ है कि यदि आपके पास 8 अपार्टमेंट जी से अधिक है, यानी 8 में भी बच जाएंगे हमसे आप, 8 से अधिक होना चाहिए, यानी या- नौवीं बनाने हाँ, की यदि आप योजना हाँ, बना रहे हैं और बेचने के ख्याल से, या आपके पास 500 मीटर जमीन से अधिक है, करीब पटना का 4.5 वो कट्ठा, भी बेचने के उद्देश्य के साथ। हाँ बेच, हाँ उस पर बना रहे हैं। जी अगर आपकी ज़मीन ही कम मान लीजिए 2 कट्ठे हैं, जी 2 कट्ठा मान लीजिए 300 मीटर है या कुछ ज़मीन है, तो हमारे एक्ट में नहीं आएंगे। तो 500 मीटर ज़मीन होनी चाहिए या 8 से अधिक होना चाहिए अपार्टमेंट। ऐसा कोई अगर कर रहे हैं और अगर अभी तक भूलवश नहीं करा पाए हैं वो, तो मेरा तो अनुरोध होगा कि जो हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं और वो बिल्डर हैं तो तुरंत करा लें, उससे उनका भी हित रक्षा होगी, बिल्डर का भी फायदा है और जो हमारे अलॉटीज़ हैं वो फायदा है। जिन्होंने जो ग्राहक हमारे हैं जिन्होंने पैसा दिया हुआ है बिल्डर को, उन वो भी पता कर लें बिल्डर से कि भाई तुमने कराया है कि नहीं कराया है। पंजीकरण हाँ, करवाया तो है अगर या आज वो नहीं सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, तो मैं चाहूँगा कि वो लोग भी अपने बिल्डर को दबाव डालें कि अगर आप नहीं कराए पंजीकरण तो बिल्कुल वो करा लें। लें। नवीन जी, अभी हमने काफ़ी सारी बातचीत जानी, अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया किस प्रकार से जो प्रमोटर्स होते हैं उनकी मदद की जाती है। इसके बाद अब हम जानना चाहेंगे किस प्रकार जो अलॉटीज़ होते हैं, यानी कि जो खरीदार होते हैं, उनकी मदद किस प्रकार से रेरा कर रहा होता है। देखिए जैसा मैंने पहले बताया, अगर ये ऐड आने के पहले देखिए क्या हो रहा था। तो हम लोग पैसे दे रहे हैं मकान खरीदने के लिए, और जो प्रमोटर है, बिल्डर है, उनकी इच्छा पर थी, मकान दे ना दें, उन्होंने पैसा कहीं और डाइवर्ट कर लिया,
और उस पर केस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, काफ़ी सारे केसेस हैं, कोई लोग जेल में बैठे हुए हैं। तो ये सबसे बचने के लिए अब क्या हुआ है कि अगर कोई बिल्डर अगर आपने मकान खरीदा, अपने अपार्टमेंट बुक किया और पैसा दिया बिल्डर को, और आपके साथ बहुत सारे लोगों ने दिया, तो कानून ये कहता है कि बिल्डर को एक अलग खाते में उस पैसे को रखना है और उस पैसे को 70% ही का तक उसको इस्तेमाल करना उस परियोजना में ही। ये नहीं कि पैसा हमसे लिया और ज़मीन कहीं और खरीद लिया या कहीं और चले गए अपना खर्च करने के लिए। पहले हुआ है इस बात की। अब ये है कि नहीं, जितना पैसा आपने उठाया है उस परियोजना के मार्फत, उसका 70% आपको उसी परियोजना में खर्च करना है। इसके लिए एक अलग से आपको बैंक खाता खोलना पड़ेगा और उससे निकालने के पूर्व आपको एक सीए साहब से, एक आर्किटेक्ट साहब से और एक इंजीनियर साहब से सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हाँ, बाकी इतना काम हो गया है, तब मैं इसे निकाल रहा हूँ। और प्रत्येक क्वार्टर में, प्रत्येक त्रैमास पे उन्हें रिपोर्ट देना है, अपने ही डालना है वेबसाइट पे। सारा वेब पेज है वो, कोई फिजिकल किसी का नहीं आना है, जिसमें उन्हें फ़ोटो डालना है कि हमने क्या काम किया, कितना काम बढ़ा, कितना खर्च किया, कितना पैसा लोग जमा किए, कितना बैलेंस बचा मेरे पास में, ताकि जो हमारे ग्राहक हैं वो आश्वस्त हों कि पैसा उनको डूब नहीं रहा है। बिल्कुल। पहले तो एक समझिए कि अंधेरा कोठरी था। बिल्कुल। अब और ऐसे हाँ, कई मामले भी हमें सुनने को मिलते थे जी। कि बिल्डर्स ने पैसे लिए हैं मगर फिर उनका कहीं पे भी ऐसा प्रोजेक्ट का काम शुरू नहीं हुआ है। हमारे यहाँ खुद का बिहार में करीब 1200 केस चल रहे हैं इस तरह के। जी और तो पूरे बहुत सारे के लोग हैं, जी कुछ लोग तो विदेश चले गए पैसे लेके। जी तो लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि अब ये नहीं होगा। अब उनको खाता खोलना है और पैसा रखना है और प्रत्येक त्रैमास पे उनको अपना डालना है। बिल्कुल। यानी कि जो खरीदार होते हैं उन्हें साफ तौर पर पता चल रहा होता है कि उन्होंने जो पैसे दिए हैं अपने घर को बनाने के लिए, हाँ। वो किस प्रकार और कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल। उसके साथ ही हमारे अधिनियम में ये भी लिखा हुआ है कि जो बिल्डर हैं उन्हें स्वीकृत नक्शा देना है जी ग्राहक को। जी। अभी बहुत तो जानते नहीं है कि भाई कितनी बिल्डिंग हमारी है, कितना फ्लोर बनना नहीं बनना है, और स्पेसिफिकेशंस तो खैर देना ही पड़ेगा उनको, वो तो उसमें लेता है। और इतना ही नहीं, स्पेसिफिकेशंस अगर परिवर्तन कर रहे हैं तो उनका सहमति लेना है। सहमति हाँ, लेना है, पूर्व सहमति। इसके साथ ही मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है नवीन जी कि कई बार ऐसा होता है कि जैसा कि जो ग्राहक होते हैं, जो खरीदार होते हैं, उन्होंने जिस प्लान की स्वीकृति दी है या फिर उन्होंने जैसे एडवाइस दिए हैं कि मुझे अपना घर ऐसा चाहिए, ये प्लान होना चाहिए, ये मैप होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, कई बार होता है जो आउटकम होता है वो उन्हें वैसा नहीं मिलता है। बिल्डर अपने अकॉर्डिंग उसे मोल्ड कर लेते हैं या फिर थोड़े बहुत चेंजेस ला देते हैं और उनके ऊपर एक तरह से थोपा जा रहा होता है कि आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, किस प्रकार से मदद की जा सकती है उन ग्राहकों की? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं तो चाहूँगा कि आपके दर्शक, इस कार्यक्रम के जो हमारे माननीय दर्शक लोग हैं, उनको ये जानकारी मिले कि इस अधिनियम में ये भी, इसका भी प्रावधान है जी। कि अगर कोई बिल्डर जो स्वीकृत, जो उसने विज्ञापन निकाला, जैसे आज अखबार में पढ़िएगा, आजकल बहुत विज्ञापन आ रहे हैं दिवाली के, हर विज्ञापन में लिखा रहता है बी रेरा समथिंग नंबर लिखा रहता है, बी रेरा पी, यानी हमसे निबंधन है जी। तो उसमें आप देखते हैं कि हम क्या क्या देंगे। हम स्विमिंग पूल देंगे, हम गैराज देंगे, हम क्लब हाउस देंगे, हम घर में ग्रेनाइट देंगे, या जो भी देंगे, जो लिखा है उनको पूरा करना है। एक्ट कहता है कि जो आपने प्रॉमिस किया है वो आपको देना है, वैसा का वैसा आपको वहाँ देना है। और अगर आप नहीं दे रहे हैं तो जो ग्राहक हैं हमारे केस करते हैं ऑनलाइन, क्योंकि आने काम नहीं है। ओके। 1000 रुपये का उनको लिखा हुआ किताब में है, हमारे जाएंगे वेबसाइट पर, रेरा बिहार में, तो उसमें फॉर्मेट दी गई है, ऑनलाइन जमा करना है, ऑनलाइन 1000 रुपये पे करना है और केस दर्ज हो जाता है। अभी हाल में केस आया इस तरह का, जैसे आप क्वेश्चन कर रही हैं, तो पटना केस था, एक दंपति थे, उनका कहना था कि हमारे पास, उसने कहा था खिड़की देंगे, खिड़की ना देके वो स्लाइडिंग डोर दे रहे हैं। अच्छा। तो बिल्डर ने कहा कि आपको तो हवा चाहिए, बोले नहीं, हम तो आप खिड़की का कहा था हमने, खिड़की आप दीजिए हमको घुटन होती है। जी तो हमने आदेश दिया कि नहीं, जैसा आप, जो आप उसने प्रॉमिस किया, आप देना पड़ेगा आपको। जी। अगर आप कुछ चेंज कर रहे हैं तो सहमति दीजिए उनको समझाइए, अगर वो नहीं मानते हैं तो आपको वही देना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद भी एक आपको इसमें दिया हुआ है कि रजिस्ट्री होने के बाद, दखल मिलने के बाद 5 साल तक आपका अधिकार है। अगर आप पाते हैं कोई त्रुटि हुई है आपके घर में, जो उसने प्रॉमिस किया था नहीं था, या कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, तो 5 साल तक आप वो, या अगर कुछ पाते हैं या लीक करा मान लीजिए, तो आप उनको, प्रमोटर को लिखेंगे बिल्डर को, और उनको ठीक करना है। अगर ठीक नहीं करते हैं तो आप मुआवजा के लिए केस कर सकते हैं। अच्छा। तो इस तरह से ग्राहकों के तो बड़ा पक्ष में है। बिल्कुल।
ऐसे कई केसेस भी पहले देखने को मिल रहे होते थे कि ग्राहकों ने, जो खरीदार होते हैं, घर खरीदार होते हैं, वो तो बहुत सपनों के साथ अपना नया घर खरीदते हैं, मगर लेने के बाद कई बार ऐसे केसेस सामने आते थे जो उनके घर की जो दीवार है वो डैमेज्ड है, या ऐसी चीज़ें जो उन्हें 2-3 महीने 4 महीने के बाद पता चल रही होती थी, और उन्हें ऐसा लगता था हमारे तो पैसे डूब गए। मगर ये जो स्थिति है, अब रेरा के माध्यम से ऐसी स्थिति भी नहीं सामने आने वाली है। अगर ऐसा कोई स्थिति आती है तो उससे बचने के जो उपाय हैं, जो प्रावधान है, वो रेरा के पास है। मगर इसके साथ ही मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है, आपने बताया 2017 से रेरा एक्टिव है, तो उससे पहले जिन लोगों ने अपना घर ले लिया होगा, जो घर खरीद लिया होगा, क्या उनके लिए भी किसी प्रकार के प्रावधान है? हाँ, वो लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, वो अपनी शिकायत दर्ज करते हैं जी। कि साहब हमने 2012 में पैसा दिया, और दुख होता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सारी पूंजी लगा दिया। बिल्कुल। जो रिटायर्ड लोग थे पूरा पूंजी लगा दिया, कुछ एक्स सर्विसमैन थे, कुछ महिलाएं थीं जो कि सिंगल वुमन हैं, या कोई दुर्भाग्य से पति का देहांत हो गया है, वो भी आते हैं कोर्ट में, कोई आते हैं कि बच्चे शादी नहीं हो रही है, सारे ने पैसा लगा दिया, और हमारे जो प्रमोटर हैं उन्होंने कुछ बनाया नहीं। तो ऐसे केस आते हैं, कई केस आ रहे हैं, कई में फैसला भी किया हम लोगों ने, और उस सारे केसों में उनको 2 मौका दिया जाता है, या तो बिल्डिंग बना कर दें या पैसा रिफंड करें विथ इंटरेस्ट। बिल्कुल। और हमारे एक्ट में 2 तरह का उनको प्लेटफॉर्म दिया गया है, मैंने जो भी अग्रीव्ड हो, नॉट ओनली होम बायर, अगर बिल्डर भी अग्रीव्ड हैं तो भी आ सकते हैं, मैंने जो प्रमोटर हैं वो, जो होम बायर को 2 मौका है, बिल्डर को एक ही है। होम बायर को है कि अगर उन्हें घर का दखल चाहिए या कब्जा चाहिए या इंटरेस्ट चाहिए, रिफंड चाहिए, तो आमतौर पर केस करते हैं अथॉरिटी में, माने हमारे रेरा में। तो रेरा में 2 प्रावधान, एक अथॉरिटी हो गई जिसमें चेयरमैन और 2 मेंबर मिलते हैं हम लोग या तो सब मिलकर साथ करते हैं केस, या अलग अलग केस करते हैं, सुनते हैं, मतलब सुनवाई करते हैं, सिंगल बेंच, डबल बेंच, फुल बेंच जैसे बोलते हैं, एक वो हो गया। और एक और हमारे यहाँ प्रावधान है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का, ये है रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, और इनके यहाँ भी केस चलता है। तो जितने केस मुआवजा का होते हैं इनके यहाँ होता है। तो जिसको भी कोई शिकायत है, मुआवजा चाहिए उनको, कोई कहता है मुझे आपने घर नहीं दिया, परेशान किया, 10 बार दौड़ाया मुझे मुआवजा दीजिए, तो मुआवजा का वो फॉर्म उनके यहाँ केस करते हैं, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। अच्छा। तो ये अगेन मेरा आपके माध्यम से मैं आपका लिबर्टी ले रहा हूँ, जो हमारे दर्शक लोग हमारे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि जो दर्शक इस वक्त हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो जान सके। बिल्कुल, आप बताएं। तो मेरा जो उसे दर्शक अगर हैं उनको, तो मेरा तो पहले सबसे अनुरोध होगा कि यदि दर्शक हों, या तो आप होम बायर ग्राहक हों, या लॉटी हों, या बिल्डर प्रमोटर हों, दोनों की स्थिति में मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप रेरा बिहार की वेबसाइट जाएं, रेरा कानून से पढ़ अवगत हो लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी जवाबदेहियाँ और बहुत सारी आपको शक्तियाँ उसमें प्रदत्त हैं। तो उसमें जैसे मैं बता रहा था कि ऐसी स्थिति में हमें ये देखना है कि जो हमें शक्ति मिली है उसका हम प्रयोग ठीक से कर पा रहे नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल। अगर हम ग्राहक हैं और हमने पैसा ही नहीं दिया बिल्डर को और मकान का दबाव डाल रहे हैं, उसका भी प्रावधान दिया हुआ है। अच्छा। हाँ, उसमें लिखा है कि आप अगर अग्रीमेंट किए हैं और आपने कंस्ट्रक्शन नहीं प्लान था जी। कि इतना पर इतना देंगे, इतना पर देंगे, तो आपने नहीं दिया है तो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल। और आपको सूद देना पड़ सकता है। बिल्कुल। तो उनके लिए भी है, उसी पर प्रमोटर के लिए कि आपने जो भी प्रॉस्पेक्टस दिया था, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, आपने जो समय सीमा से बढ़ रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा। तो दोनों को बैलेंस करने का प्रयास किया गया है। तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर साहब के यहाँ जो केस होता है तो वहाँ मुआवजा होता है, तो मुआवजा तो मांगेंगे, ग्राहक ही मांगेंगे, बिल्डर तो मुआवजा मांग सकता नहीं है, क्योंकि बिल्डर को क्या होगा, अगर मान लीजिए हमने नहीं पे किया तो कैंसिल कर देगा, मुआवजा मांग सकता नहीं हमसे वो। लेकिन उसमें भी उसको कानून फॉलो करना है, ये नहीं कि चुपचाप काट दिया। वो एक्ट में ये भी कह रहा है कि अगर वो कैंसिल करते हैं अलॉटमेंट हमारा, तो उसके पूर्व सूचना देंगे हमको, मुझे अवसर देंगे अपनी बात रखने की, और नहीं अगर हम पे करते हैं तो वो कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर कैंसिल किया और किसी ग्राहक को शिकायत है तो फिर हमारे कोर्ट केस कर सकते हैं वो कि साहब इन्होंने बनाए बगैर अनुमति कैंसिल कर दिया। तो इस प्रकार से एक समझिए कि दोनों को मिला के चलने का एक अच्छा प्रयास किया गया है, और हमें पूरा विश्वास है कि लोगों को सबका लाभ मिलेगा इससे। प्रावधान है जो एक बायर के लिए भी हैं और बिल्डर के लिए भी हैं। यदि बिल्डर ने जो प्रॉमिस किया था वो नहीं पूरा कर पाते हैं तो उसके बाद उन्हें पैसे रिफंड करने होते हैं, आपने ऐसी बातें बताई।
मगर कई बार ऐसा होता है ना कि आप जो बता देते हैं कि आपको पैसे रिफंड कर देने हैं, मगर फिर उसके बाद क्या? कई बार होता है कि आपने तो अपनी जो आपने शिकायत की और आपने अपना फैसला भी सुना दिया, मगर जो बायर्स होते हैं उन्हें तो पैसे मिल नहीं रहे होते हैं काफ़ी लंबे वक्त तक, तो उसके बाद क्या किया जाता है? अच्छा, सर्वप्रथम आपकी अनुमति से मैं थोड़ा सा इसमें आंसर में थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करूँगा। जी पैसे रिफंड नहीं करना है, मुआवजा देना है उसको, कॉम्पनसेशन देना है, जी क्षतिपूर्ति। मान लीजिए आपने, जैसा आपने बताया था, उदाहरण दिया था ब्रेक के पहले कि मेरा घर में लीक करा, डैम्प हो गया, तो रिफंड उस स्थिति में नहीं मांगेंगे हम, उसमें मुआवजा मांगेंगे कि भाई मैंने अपने खर्चे पे इतना कराया, या तो आप कराएं या इतना खर्च मेरा हुआ, उसका मुआवजा वो दीजिए। मुआवजा हाँ, तो वो मुआवजा हो गया। बिल्कुल। रिफंड तब होगी जबकि आपने दिया ही नहीं देना मुझे, ही है ही बना ही नहीं दिया। जी, तो मेरा इन दोनों के लिए हाँ, हुआ दोनों। मुआवजा और हाँ, दोनों की। जी तो हमारे ये अच्छा, इसमें ये है कि हमने आदेश पारित कर दिया। अब आदेश के बाद एक्ट में उनको अपील का प्रावधान है। भाई आदेश हमेशा होता है, अपील होता है, तो हमारे ऊपर एक ट्रिब्यूनल है, रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल है, वहाँ केस कर सकते हैं। अगर वहाँ भी उनको रिलीफ मिलती नहीं, बिल्डर्स आपको मान लीजिए कि जिसको रिलीफ नहीं मिलती है तो जा सकते हैं हाई कोर्ट में। लेकिन आम तौर से अगर कहीं अपील नहीं हुआ, कोई हमें स्टे नहीं मिला और 2 महीना बीत गया, तो जिनके पक्ष में आदेश हुआ था वो हमारे यहाँ दोबारा आते हैं कि साहब आपने आदेश तो कर दिया लेकिन कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। तो उस स्थिति में एक्ट में प्रावधान है, हमें 2 प्रावधान दिया है, बड़ा स्पष्ट प्रावधान दिया है कि जैसे मान लीजिए ग्राहक हैं और आदेश बिल्डर के खिलाफ था और बिल्डर ने पैसा नहीं दिया, रिफंड नहीं किया आपको, तो हमारे यहाँ दोबारा आपने कहा कि भाई एक्सिक्यूशन केस किया आपने कि भाई बड़ा केस तो हो गया। तो उसमें 2 प्रावधान है। एक है कि हम पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, लोक मांग वसूली अधिनियम के, जैसे जब्ती कुर्की या नीलाम पत्रवाद होता है ना, जब्ती कुर्की करते हैं, जी तो उसके लिए हम लोग अनुरोध भेजते हैं कंसर्न डीएम साहब के यहाँ। जैसे पटना का केस है तो डीएम पटना के कार्यालय में हमने भेज दिया कि भाई ये बिल्डर है, इनकी जो भी संपत्ति है उसको नीलाम कराया जाए और उस नीलाम से पैसा वसूल के दिया जाए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है, जो पावर सिविल कोर्ट को है अपने डिक्री को वसूलने का, वो शक्ति हम लोग को भी दी गई है। तो सिविल कोर्ट की तरह हम लोग भी आजकल उसको प्रयोग करके हम लोग बिल्डर को नोटिस भेजते हैं कि अगर अमुक तारीख को आप नहीं देते हैं तो आपको हम सिविल जेल में भेज देंगे, सिविल इम्प्रिजनमेंट का। तो 3 वर्ष तक वो जेल जा सकते हैं। और थर्ड है कि आदेश का अवहेलना अगर कर रहे हैं हम लोग का आदेश का, तो हम क्रिमिनल केस कर सकते हैं सीजीएम पटना के। तो केस भी किया हम लोगों ने। जी तो ये तीनों तरह का हम लोग को दिया गया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि नौबत ना आए, बिल्कुल लोग समझ जाएं और जो उन्होंने स्वीकार किया है उसको दे दें। बिल्कुल तो मैंने ऐसे नौबत नहीं आए, लेकिन ऐसे अगर नौबत आती है तो हम लोग इस हद तक कार्य कर सकते हैं और कर रहे भी हैं, बिल्कुल कर रहे भी हम लोग हैं। कुछ लोगों में बिल्डर्स को नोटिस दी भी गई है कि क्यों नहीं आपको जेल भेजा जाए। कुछ ने सीरियसली लिया, कुछ काम किया, कुछ ने नहीं लिया, तो अब लगता है जेल भेजना ही पड़ेगा उन लोगों को। बिल्कुल जो बिल्कुल कोई उपाय किया। जी बिल्कुल, एक समय दिया जाता है, हाँ। उसके बाद यदि नहीं हो तो फिर उन्हें सज़ा मिलनी ही होती है। इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी, बतौर चेयरमैन रेरा, मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि यदि वे एक ख़रीदार हैं और वो अपना घर खरीदने का सोच रहे हैं तो उन्हें क्या कुछ देखना चाहिए? पहला तो वो देखें कि वो जो जिस प्रोजेक्ट में खरीद रहे हैं उसका निबंधन है कि नहीं। जी अगर निबंधन नहीं तो ना खरीदें, जी मेरा तो पहला सलाह ये होगा। और निबंधन अगर है तो उसमें नंबर जो होगा बी रेरा पी समथिंग लिखा हुआ है। जैसे अभी हाल कल में देखिएगा अखबार में, तो मैं देखता हूँ विज्ञापन, ध्यान से मैं भी देखता हूँ क्या निकाल रहा है। तो मैं जितना मैंने देखा हूँ सब में विज्ञापन में नंबर दिया है। जी इससे फ़ायदा उनको भी है, प्रमोटर को फ़ायदा है कि ग्राहक को तसल्ली हो जाती है कि रेरा ने देखा है ठीक ही होगा। हम चाहते हैं कि ये सब बात पहुँचे कि हम रेरा ग्राहक के बिहाफ पे हम लोग सारा चेक कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस। जी कैसा प्रमोटर हैं, पहले बिल्डिंग बनाए कि नहीं बनाए, उनकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, क्या वो बना सकेंगे नहीं, ज़मीन ठीक है कि नहीं है, ज़मीन का कागज़ ठीक है कि नहीं, नक्शा पास है कि नहीं, ये सारा चीज़ उनको फॉलो करना है। उनका खुद देना है अंडरटेकिंग, फायर क्लियरेंस है कि नहीं है, सारा चीज़ लिफ्ट का जो भी था उनका, तो वो हमारे एक्ट में, रूल्स में दिया हुआ है क्या क्या उनको देखना है हम लोग को। वो देख कर हम लोग निबंधन करते हैं। अगर निबंधित कर दिया तो उस ग्राहक का समझिए कि आधी परेशानी दूर हो जाएगी कि हाँ साहब रेरा ने देख लिया है तो ठीक ही होगा। हमारा तो यही मैसेज है अच्छा कि ये अगर लोग समझें हम लोग को, तो हम लोग यही चाहते हैं कि आपके बिहाफ में हम चेक कर रहे हैं जी और हम नहीं चाहते हैं कि हमसे निबंधन के बाद भी पैसा लेके भाग जाए वो। जी तो वो हम व्यवस्था और सुदृढ़ कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है, काम चल रहा है। बिल्कुल लेकिन ये जरूर है तो ग्राहक जरूर देख लें निबंधन है कि नहीं।
और ये देख लें ट्रैक रिकॉर्ड। अब मैं अगर मान लीजिए बिल्डर हूँ, मेरे पास 1000 केस चल रहा है, तो हम पैसा क्यों लगाएं उसमें? हम तो लगाएं उससे यहाँ कि भाई जिसका रिकॉर्ड ठीक रहा है, जिस समय पर दिया है, उसका 1-2 घर जाकर देख लें कैसा घर था। तो ये ग्राहक के लिए अच्छा रहेगा उनके खुद का देखना, नक्शा पास है कि नहीं पूछे उनसे। और वो कभी कोई होता है कि हमारे यहाँ निबंधन के लिए अप्लाई करते हैं वो, और कहते हैं कि रेरा निबंधन हो गया, तो इसलिए वो जरूर देखें कि निबंधन हुआ कि नहीं हुआ है, और वो जानेंगे तभी जबकि नंबर में बी रेरा पी कुछ लिखा होगा। जी, यानी कि यदि निबंधन के लिए वो अप्लाई करते हैं तो उसके बाद क्या वो एडवर्टाइज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में? नहीं 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 कर नहीं सकते नहीं, हैं। उनको निबंधन के बाद ही करना है। अच्छा। और जो लोग खरीद रहे हैं उन गलती वो भी कर रहे हैं। अच्छा। पैसा देने के पहले वो जरूर पूछें उनसे। जी। अगर वो जो प्रमोटर साहब अगर ठीक ठाक हैं तो बताएंगे हाँ निबंधन हो गया है, अगर नहीं है तो कुछ आपको बोलेंगे नहीं हमने अप्लाई कर दिया है। तो अप्लाई करना पर्याप्त नहीं है, जब तक अप्रूवल ना आए। अप्रूवल नहीं हो, निबंधन संख्या जरूर देखें कि निबंधन है कि नहीं है। और अगर ज़्यादा चाहते हैं आश्वासन ना, हमारी वेबसाइट चले जाए, बिल्कुल। वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। और भी उनका अगर कोई सवाल हमारे पास है तो हमको मेल कर दे वो। जी। कुछ लोग व्यक्तिगत करते हैं कि हम करें कि नहीं करें, तो मेल कर सकते हैं, हम लोग ट्राई करेंगे कि उसका उनको उत्तर दे दें। तो लेकिन ये ग्राहक के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये तो हो गई ग्राहक की बात जो हर खरीद रहे हैं, ये जो अलॉटीज हैं यदि आपकी हाँ, भाषा में जी, हम बात करें जी। तो। मगर हम जानना चाहेंगे सेम प्रश्न, जो बिल्डर्स हैं और वो नए प्रोजेक्ट्स को शुरू करने जा रहे हैं तो उन्हें क्या देखना चाहिए? हाँ, उनके लिए तो मैं कहूँगा कि हमारे किताब जरूर खरीद लें, रेरा एक्ट। जी। रेरा एक्ट की किताब पढ़ लें, एक्ट और रूल्स दोनों देख लें, बिहार के रूल्स देख लें। जी। क्योंकि जो भी प्रश्न करते हैं हम उसी से करते हैं। तो जितने चीज़ जमा करने हैं एक साथ जमा कर दें वो। बिल्कुल। ये नहीं कि जमा करें किस्त में कि अच्छा 4 कागज़ आज दे दिए, 5 कागज़ तब दिए। अगर सभी जमा करते हैं एक साथ वो और सब कागज़ दुरुस्त हैं, जी। तो हमारा प्रयास है कि उनको 1 महीने का तहत उनको हम लोग अनुमति या अस्वीकृति दोनों जो स्थिति में जो होना हो। 1 महीने के अंदर। हाँ, कानून यही कहता है, हम कर नहीं पा रहे हैं अलग बात है, बट कानून यही कहता है। तो आम तौर पे होना चाहिए। अगर सब चीज़ सही है, उसमें ज़रूरी है उनको अपना ये देना कि फाइनेंशियल कैसा रहा उनका। कुछ केस ऐसे आए हैं जहाँ की बिल्डर लोगों ने कंपनी नया बना लिया, मान लीजिए पुरानी इतिहास अच्छी नहीं रही है, कंपनी नया बना लिया और कहा कि मेरे बैलेंस शीट है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में उनको देना पड़ेगा ईमानदारी से कि भाई पिछले 3 साल का मेरे बैलेंस शीट है कि नहीं। अगर आप 50 करोड़ का बजट बना रहे हैं तो कुछ तो पैसा होना चाहिए अपने पास भी। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से लोगों को ये भी कि कुछ केसेस मेरे सामने में आ रही है जहाँ की बिल्डर लोगों ने कुछ निवेश किया ही नहीं अपना। अच्छा। ज़मीन भी उनकी नहीं है। अच्छा। ज़मीन का एक अलग हमने बिहार इसमें एक्ट में एक प्रावधान है टू मेक रेगुलेशंस, नियमावली बोलते हैं। तो बिहार में हम लोगों ने बनाया रेगुलेशन, उसमें हमने एक कैटेगरी और बनाया जो लैंड ओनर होते हैं, भूस्वामी। यहाँ आप देखेंगे बिहार में अधिकांश केसेस ऐसे ही हैं जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट एग्रीमेंट, कि हम अगर भूधारी हैं और 5 कट्ठे ज़मीन अधिक है तो हमने एग्रीमेंट किया एक बिल्डर से, उसने कहा कि हम 12 फ्लैट बनाएंगे तो हमें 6 हमें मिलेगा, 6 उसको मिलेगा। अच्छा। तो इस स्थिति में बिल्डर ने क्या लगाया, ज़मीन तो उसकी है नहीं, ज़मीन किसी और की है। बिल्कुल। उसने आपको निबंधन करा लिया, नक्शा करा लिया, और कल होकर नहीं बनाया तो क्या कर लेंगे उसका। उसको इसलिए हम लोग जांच करना चाहते हैं कि भाई आपकी वित्तीय स्थिति अपनी कैसी है। जी। कुछ तो पैसा आपको होना चाहिए स्टैंडिंग, ताकि ग्राहक लोग को भी एक तसल्ली हो कि हाँ भाई पैसे ये आदमी को ठीक है। तो उसको ऐसे लोगों को, लैंड ओनर को हम लोगों ने अलॉटी माना है बिहार में। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं चाहूँगा अगेन जो हमारे दर्शक लोग हैं, जो खास के जो लैंड ओनर्स हैं, क्योंकि वो कैटेगरी में कई राज्यों में चर्चा भी अन्य राज्यों से भी कि वहाँ क्या हो रहा है। तो जो लैंड ओनर हैं या तो प्रमोटर होंगे हमारे एक्ट में या अलॉटी होंगे। बिल्कुल। प्रमोटर तब होंगे जबकि वो निवेश भी कर रहे हैं। अगर वो ज़मीन देने के साथ साथ उस परियोजना में निवेश भी कर रहे हैं तो प्रमोटर हो गए। तब अप्लाई करेंगे एज को प्रमोटर, यानी बिल्डर भी प्रमोटर है और लैंड ओनर भी प्रमोटर है। लेकिन यदि लैंड ओनर सिर्फ ज़मीन दे रहे हैं और बाकी सब काम प्रमोटर कर रहे हैं, जैसा कि आमतौर पर पटना बिहार में हम देख रहे हैं, तब उस स्थिति में लैंड ओनर सिर्फ अलॉटी है। तो वो हम जैसे ग्राहक बोलते हैं गृह ग्राहक, वो भी गृह ग्राहक हो गए। फर्क इतना ही हुआ कि उन्होंने पैसा नहीं दिया, ज़मीन दिया। बिल्कुल। तो उन्हें सारे अधिकार मिलेंगे ग्राहक के मिलेंगे। जैसे हमने इसको क्लियर कर दिया है बिहार रेगुलेशन में। जी। तो उनको परेशानी होती कभी कभार लैंड ओनर को कि नहीं साहब ये अच्छा नहीं बना रहा है, वो नहीं बना रहा है।
एक दो केस ऐसे भी आए हैं कि लैंड ओनर ने काम रुकवा दिया है, तो वहाँ उनको हम लोगों ने मना किया है कि नहीं, आप ग्राहक हैं तो ग्राहक की जवाबदेही पूरा कीजिए आप। जी। तो ऐसा नहीं है कि काम रुकवा दें, बाकी लोग ग्राहक अहित हो। आपकी जो समस्या है आइए बात करेंगे हम लोग, बिल्कुल। हमारे यहाँ केस कीजिए, हम बुलाएंगे उनको और सॉर्ट आउट हो भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल से पहले जब हमने चर्चा की थी तो आपने बताया कि निबंधन की जो अनुमति होती है उसके लिए कुछ वक्त लगता है, 1 महीने का समय तय सीमा किया गया है। मगर कई बार ऐसा होता है कि बिल्डर्स के ऐसे कंप्लेंट सामने आते हुए हमें नजर आ रहे होते हैं कि उन निबंधन को जो अप्रूव करने की जो प्रक्रिया होती है वो ही काफी लंबी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहने को आ रहा होता है कि क्या ये लाइसेंस राज चल रहा है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उद्देश्य ये तो नहीं था, लेकिन उद्देश्य लाइसेंस राज का नहीं था। ये निबंधन की प्रक्रिया होनी चाहिए ऑटोमेटिक। जैसे मैंने पहले बताया कि यदि सभी कागज वो देते हैं एक साथ में, जी। नक्शा अप्रूव हुआ है और बाकी कागज, ज़मीन के कागज, जितनी कागज जमा करते हैं उनको एफिडेविट देनी है, तो आम तौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सीए का रिपोर्ट वगैरह चाहिए, सब आ जाते हैं। तो हम लोग का प्रयास रहता है कि 1 महीने में इसको कर दें। पहले थोड़ा विलम्ब हो रहा था, इसमें मैं अस्वीकार नहीं करूँगा बात को, ये बात सही है। विलम्ब हो रही थी 2 कारण से। एक कारण था कि उनके अधूरे होते थे एप्लीकेशंस, कि कुछ अभी दिया कागज़ फिर बाद में दिया। कुछ केस ऐसे भी नक्शा अप्रूव ही नहीं है और उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो उसके लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर में ही आ जाएगा कि अगर अधूरा है तो हम लेंगे ही नहीं। अच्छा। तो अगर उनका पूर्ण आवेदन है तो उनको 1 माह के अंदर मिल जाना चाहिए। ये हम लोग व्यवस्था ला रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर काफ़ी समय सीमा कम कर दिया गया है, उतनी लंबा टाइम नहीं लगनी रही है, क्योंकि मैं इस बात से सहमत हैं हम लोग इस बात से कि हमारे यहाँ जो लोग आते हैं बिल्डर लोग, वो समझिए आखिरी स्टेज में आते हैं। जब सभी स्तर से उनको अप्रूवल मिल चुका हो तब वो हमारे यहाँ आते हैं। जी। उदाहरण के लिए समझाना चाहूँगा मैं, जैसे मान लीजिए पटना में देखा जाए तो पटना में पटना नगर निगम का अगर एरिया है या दानापुर निजामत का एरिया है तो नक्शा अप्रूव करेंगे नगर निगम का अधिकारी। जी। उसके बाहर का अगर एरिया है ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ नगर निगम से बाहर हो गए, नगर परिषद से बाहर हो गए, तो कुछ पटना की जिला के कुछ अंश में एक बना हुआ है, प्लानिंग एरिया बोलते हैं इसको, पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया अथॉरिटी, PMAA। ये इनका काम है नक्शा अप्रूव करने का, जो नगर परिषद एरिया से बाहर हैं और लेकिन पटना जिला के कुछ एरिया ब्लॉक्स में नोटिफाई किया हुआ है सरकार द्वारा। आउटस्कर्ट्स में जो आउटस्कर्ट्स के अलावा जैसे समझ लीजिए बीटा हो गया या और आगे बढ़ गया, इस तरह के बीटा छोड़ के बट जितने गांव परिसर पड़ते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उसको नोटिफाई किया है। इस प्रकार से बिहार सरकार ने 12 जिला में प्लानिंग एरिया नोटिफाई किया है। ओके। प्लानिंग एरिया में गांव भी जोड़ दिए गए हैं बिल्कुल। कि उन अमुक गाँव का नक्शा वो अथॉरिटी पास करेगी, तो वहाँ क्लैरिटी है। प्रॉब्लम अब आ रही है जो कि ग्रामीण क्षेत्र है, जो कि प्लानिंग एरिया से बाहर है, वहाँ कौन करेगा? अब तक हो रहा था कि मुखिया कर रहे थे, पंचायत कर रही थी, लेकिन ये प्रश्न उठा कि पंचायत की शक्ति आई कहाँ से? तो हमने पाया कि वो शक्ति अभी प्रदत्त है नहीं उनको। तो वहाँ एक समस्या है, अभी हमने वहाँ रोका हुआ है। जी। वहाँ रोकने का उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर बन रही है मल्टी अपार्टमेंट, तो कोई तो चेक करेगा, थर्ड पार्टी। बिल्कुल। मैं तो बिल्डर हूँ, मैं तो अपना बनाऊंगा नक्शा, तो मैं अपना तो करूँगा ही, लेकिन जो सरकारी व्यवस्था में जो होता है, जो नक्शा पास कर रहा है, वो भी तो चेक करता है। तो चूंकि वो पंचायतों में उसकी व्यवस्था नहीं है, इसलिए उस पर भी रोक लगा हुआ है कि आप अभी सरकार से हम लोग मांग रहे हैं क्लैरिटी क्या करना है। तो वहाँ थोड़ा विलम्ब हो सकता है, बाकी में प्रक्रिया छोटी थी, कम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि हम लोग को एक्ट में जैसा आपने कहा कि 1 महीना क्या करना है, तो करना या नहीं करना दोनों 1 महीने में करना आपको। बिल्कुल। तो नहीं करने के पूर्व एक्ट कहता है कि एक बार उनको मौका दीजिए बिल्डर को कि आपका क्यों नहीं अस्वीकृत करें, तो वो मौका भी दिया जाता है उनको, और मौका देके पूरा करने का नहीं कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल से मोटा मोटी अभी आज के दिन में करीब 1220 आवेदन स्वीकृत किए गए, निबंधन किए गए हैं। करीब 73-74 अस्वीकृत किए हैं। करीब 80 जो है हमने रखा है ऑन होल्ड, क्योंकि मुखिया जी का अप्रूवल है, उसमें सरकार से मांग रहे हैं हम लोग, और करीब 100-125 हमारे प्रोसेस में है। तो उतना भी लाइसेंस आज जटिल नहीं है, लेकिन हाँ जो है उसको हम लोग कम करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब जो भी समस्याएं इस वक्त बिल्डर्स फेस कर रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान निकाला जा रहा है, उस ओर प्रयास किए जा रहे हैं। जी जी। इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी हमने रेरा से जुड़ी इतनी सारी जानकारियाँ हासिल की, आपने हमें बताया कितनी सारे
जो नियम है वो सारे चीज़ें बनाए गए हैं ताकि बिल्डर्स को भी फ़ायदा हो सके और जो ख़रीदार हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। मगर काफ़ी अफसोस की बात है कि कई सारे लोगों को इसकी जानकारी अब भी नहीं है। तो इसकी जो अवेयरनेस है, इसे फैलाने के लिए क्या किया जा सकता है, हम आपसे जानना चाहेंगे। रेरा द्वारा 3-4 साल में प्रयास किए गए हैं, कई सारे वर्कशॉप किए गए, कुछ और भी प्लान था, लेकिन कोरोना के कारण हम लोग उसको थोड़ा सा ढील हो गई। अब कृपा है, वैक्सीनेशन लग गया सबको, भगवान की कृपा रहे तो हम लोग इस हादसा को भूल जाए, आगे बढ़े हम लोग। बिल्कुल। तो हमारा कार्यक्रम है कि हम प्रमंडलीय स्तर पर और जिला स्तर पर इसको और प्रचार करें। एक सघन अभियान के रूप में हम लोग इसको चलाएंगे, मल्टीमीडिया कैंपेन जो बोलते हैं, उसमें हर तरह का, सोशल मीडिया में भी हम लोग करेंगे, SMS के माध्यम से। और आपके कार्यक्रम से मैं बहुत आभारी हूँ कि हमारा काम आप खुद ही कर रही हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस तरह से और कार्यक्रम होते रहे, ताकि हर कोई ये बात माने कि हम उनके हितैषी हैं। कोई हम लोग बीच में बाधक नहीं है, हम लोग रेरा आके आपके फ़ायदा ही होगा। और हम ये ज़रूर चाहेंगे कि हम लोग के कैंपेन के दौरान जो अभी कुछ विज्ञापन भी अखबार में आ रहे हैं हमारे, तो हर तरह से हम लोग कैंपेन लगा रहे हैं, कुछ और भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये काम हमको एक्ट में सौंपा गया है। कानूनी जवाबदेही भी हमारी है रेरा को कि आपको एडवोकेसी प्रस्तुति करनी है। तो ये उसके लिए मैं अंत में आपको आभार दूंगा कि आपने मेरा काम कराया, हल्का किया, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस तरह कार्यक्रम और होते रहे। बहुत धन्यवाद। साथ ही आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, अपना वक्त दिया, इतनी सारी जानकारियां रेरा से जुड़ी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। दर्शकों, आज हमने बातचीत की रेरा के चेयरमैन नवीन वर्मा से। काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ बतला गए हमें, रेरा से जुड़ी काफ़ी सारी जानकारियां हमने हासिल की। उम्मीद है कि आप दर्शकों में जो कुछ बिल्डर्स हैं और जो कुछ घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, आप सभी ने जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं रेरा से जुड़ी, उन सभी को हासिल कर लिया होगा। ये आपके लिए मददगार भी साबित होगा। इसके साथ ही दर्शकों, अब चूंकि वक्त हो चला है कि अब हम आपसे विदा लें, मगर हम चाहेंगे कि आप अपना संदेश हमें ज़रूर लिख भेजें और बताएं कि कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम। हमें पत्र भेजने के लिए आप नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com। इसके साथ ही दर्शकों, बिहार बिहान तो दूरदर्शन बिहार की भोर की शुरुआत होती है, मगर दूरदर्शन बिहार पर कार्यक्रमों का जो सिलसिला है वो अनवरत जारी है। तो आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें दोपहर 1:30 बजे कार्यक्रम साहित्यिकी। इसके साथ ही दर्शकों, अब मैं नेहा निमिषा आपसे विदा लेती हूँ।